हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं जिसका नाम है घर्षण। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं गति के और गति के रुकने के। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी वाहन पर ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाती है। चलते चलते जो है कोई भी चीज़ रुक जाती है। किसी फर्श के ऊपर आप कोई गेंद लुढ़काते हैं, फेंकते हैं, तो वो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है और कुछ टाइम बाद वो रुक जाती है। केले के छिलके पर हमारा पैर पड़ता है तो हम फिसल जाते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? सतह पर जो है कोई चिकना सतह है, गीला सरफेस है, तो उस पर चलना मुश्किल होता है। कहीं ज़मीन पर तेल गिरा है फर्श के ऊपर, उसके ऊपर चलना मुश्किल होता है, फिसल जाते हैं। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? यहीं से इस घर्षण की शुरुआत होती है। इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, टेबल के ऊपर एक बुक रखी है और बुक को आगे की तरफ धकेल रहे हैं। तो एक बार आगे की तरफ धक्का दिया, वो कुछ दूरी तक गई यहाँ तक, और उसके बाद ये रुक गई। तो ये रुक क्यों गई? हमने तो नहीं रोका, हमने तो धक्का दिया था इसको आगे जाने के लिए, लेकिन आगे ये थोड़ी सी दूरी तक गई और उसके बाद ये रुक गई। तो ये रोकने वाला बल कौन सा है? इसे ही हम घर्षण बल कह रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर धकेलें, आप फिर से देखें, दूसरी तरफ से धकेला जा रहा है तो भी ये कुछ देर के लिए, कुछ दूरी के लिए आगे गई और उसके बाद फिर यहाँ पर ये रुक गई, इससे आगे नहीं गई। तो इस बार फिर इसको किसी ने रोक लिया। तो ये रोकने वाला जो बल है इसे ही हम घर्षण बल कह रहे हैं। और घर्षण बल जो है ये दो सतहों के बीच आपसी रगड़ से पैदा होता है। तो यहाँ पर एक मेज है और एक बुक है, ये पुस्तक, इन दोनों के बीच ये बल लग रहा है और ये गति को रोकने का काम कर रहा है। ये ध्यान रखना, गति को रोकने का काम करता है। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है वो पुस्तक की गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। हमने इसको दाईं और सीधे हाथ की तरफ धकेला था, तो बल जो इस पर घर्षण का लग रहा है रोकने के लिए, वो पीछे की तरफ लग रहा है, उल्टे हाथ की ओर। और इसी तरह से ये बी जो यहाँ पर फिगर है, इसमें देखें तो इसमें हम इसको उल्टे हाथ की ओर धकेल रहे थे, तो इस पर जो घर्षण बल है वो सीधे हाथ की ओर लग रहा था ताकि ये रुक जाए। तो इस तरह से ये घर्षण बल जो है दो सतहों के बीच आपेक्षिक गति जो होती है उसको रोकने का काम करता है। दो सतहों के बीच जो आपस में गति होती है उसको ये रोकने का, उसका विरोध करता है। वही चीज़ यहाँ पर ये दी हुई है, यहाँ पर ये विरोध करता है। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। घर्षण जो है इसको प्रभावित कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, तो वो हमने देखना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी हुई है। अगर आप ईंट को खींच कर देखें, यहाँ पर ये कमानीदार तुला का इस्तेमाल किया है, एक तरह का ये वज़न नापने का यंत्र होता है। तो इसकी जगह, क्योंकि अभी आप घर में हैं तो ये चीज़ अवेलेबल नहीं है आपके पास, वैसे ही आप ईंट को किसी रस्सी से, धागे से बांध कर फिर खींचने की कोशिश करें तो आप अपने आप महसूस करेंगे कि इसको खींचने के लिए आपको ज़ोर लगाना पड़ रहा है। और कितना ज़ोर लगाना पड़ रहा है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। फिर इसी ईंट को आप पॉलीथीन का टुकड़ा इसमें लपेट दो, पॉलीथीन में पैक कर दो इसी ईंट को, फिर आप खींचो तो आप देखोगे कि अब आसानी से खींची जा रही है। तो सतह जो है उसके प्रकार पर निर्भर कर रहा है कि कितना घर्षण लगना है। खींचने के लिए जो जोर लग रहा है वो घर्षण बल की वजह से ही लगाना पड़ रहा है आपको, क्योंकि घर्षण ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है आपको खींचने के लिए। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि सतह जो है वो घर्षण के लिए, घर्षण को प्रभावित करती है। सतह किस प्रकार की है वो घर्षण को प्रभावित करती है। इसका एक और यहाँ पर एक्टिविटी है, आप इस तरह का एक आप क्लिपबोर्ड या कोई लकड़ी या कोई कॉपी ऐसे तिरछी रख दें और उसके ऊपर यहाँ पर पेंसिल सेल रखें और पेंसिल सेल को रखकर फिर छोड़ दें, तो वो कुछ दूरी तक जाएगा। जहाँ तक जा रहा है वहाँ पर आप निशान लगा लीजिए। उसके बाद सेम यही एक्टिविटी फिर से करनी है, लेकिन इस बार नीचे कपड़ा बिछा लेना है। अब फिर से आप सेल लेंगे और उस सेल को आप ऊपर से छोड़ेंगे सेम जगह से, तो आप देखेंगे कि वो उतनी दूर नहीं जा पा रहा है जितनी दूर पहले गया था। पहले ये सिंपल टेबल था, प्लेन था, तो उसमें ये ज़्यादा दूर गया था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अब कपड़ा रखने से ये ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है। तो यहीं तक क्यों गया ये? क्योंकि कपड़ा जो है ये थोड़ा खुरदुरा होता है, आप छू कर महसूस कर सकते हैं। तो जो भी खुरदुरी चीज़ है, उबड़ खाबड़ है, खुरदुरी है, उसमें ये ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाता है कोई भी वस्तु, तो वो जल्दी रुक गई। इसका मतलब है उसको पर रोकने वाला बल ज़्यादा लगा, और रोकने वाला बल था घर्षण बल। तो यहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा लग रहा है कपड़े के ऊपर, और प्लेन टेबल था तो उसके ऊपर घर्षण बल कम लग रहा था। तो दो सतहों की जो प्रकार है उस पर निर्भर करता है कि कितनी दूर तक जाना है। अब सतह जो हमने यहाँ पर ली, एक तो टेबल लिया और साथ में यहाँ पर हमने यूज़ किया ये सेल।
सेल जो है ये गोलाकार होता है, तो गोलाई वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा दूर तक जाती हैं, तो उसके आकार पर, उसकी आकृति पर भी निर्भर करता है कि किस तरह की आकृति है। अगर आप यहाँ पर सेल की जगह कोई चौकोर जैसे माचिस की डिबिया रखते, तो उसको आप रखते तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाती, हो सकता है वो यहीं पर रुक जाती इस जगह पर, और कपड़े के ऊपर वो हो सकता है पहले ही रुक जाती यहाँ पर। तो किस प्रकार का किस तरह की आकृति है वो भी उस पर भी निर्भर करता है, और दूसरा सतह किस प्रकार की है उस पर भी ये घर्षण बल निर्भर करता है। तो यहाँ पर एक और दिया हुआ है, ये टेबल के ऊपर जैसे हमने ये बुक रखी है, तो हमें तो लगता है कि टेबल जो है बड़ा प्लेन है, स्मूथ है, लेकिन फिर भी घर्षण लग रहा है उसमें। तो वो घर्षण होता क्यों है? क्योंकि पुस्तक और टेबल जो मेज है उसका पृष्ठ जो है, उसकी सतह जो है वो देखने में भले ही बिल्कुल प्लेन लगे, लेकिन उबड़ खाबड़ होती है, वो उसमें अनियमितताएं होती हैं, ऐसे ये बीच में दिखाई हुई हैं। तो उसको जब पास से नज़दीक से किसी सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हमें पता लगेगा कि उसमें अनियमितताएं हैं, उबड़ खाबड़ है, वो ऊंचा नीचा है सतह। तो इसलिए वो एक दूसरे की जो ये अनियमितताएं हैं, इस तरह से उबड़ खाबड़ उसमें फंसती हुई चलती है जब भी गति करती है पुस्तक मेज के ऊपर। तो इस तरह के अनियमित पृष्ठ पर ये रगड़ खाते हुए चलती है, इसलिए वो घर्षण बल लगता है और इसकी गति को रोकने का प्रयास करता है। उसके बाद ये है, यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी हुई है, कोई बॉक्स है, उसको चला रहे हैं आप, धक्का दे रहे हैं, तो धक्का देने के बाद ये नहीं है कि ये खुद चलता जाएगा, उसको चलाए रखने के लिए आपको उसको लगातार धकेलना पड़ता है। तो लगातार क्यों धकेलना पड़ रहा है? क्योंकि लगातार उस पर घर्षण बल लग रहा है, उससे वो रुकने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से हमें अगर इसको चलाए रखना है तो इसको धकेलना पड़ेगा लगातार। उसके बाद है घर्षण हानिकारक है लेकिन अनिवार्य चीज है। तो ये घर्षण है तो हानिकारक लेकिन अनिवार्य भी है, ज़रूरी भी है। तो ये क्यों है, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसको इस तरह से भी कहते हैं कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है, मतलब ज़रूरी भी है लेकिन नुकसान भी है इसका। अब नुकसान क्या क्या है आप देख ही रहे हैं, कोई चीज़ चला रहे हैं हम तो उसको लगातार चलाए रखना है, तो हमें बल लगाना पड़ रहा है उस पर। तो ऐसा नहीं है कि एक बार चलाकर छोड़ दिया और लगातार चलता ही रहेगा, तो इसलिए इसका नुकसान है। गाड़ी में पेट्रोल डीजल जो भी डलता है उसमें वो लगातार जो है वो उस खर्च होता रहता है। ऐसे नहीं है कि एक बार गाड़ी चला दी तो अपने आप चलती रहेगी, उसमें लगातार जो है पेट्रोल डीजल की वजह से उसमें बल लगता रहता है। तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर घर्षण कम होता तो वो लगातार चलती जाती, पेट्रोल डीजल हमारा बचता, बल बचता, ऊर्जा बचती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं, जैसे यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, दीवार पर हम कील ठोकते हैं तो वो कील दीवार के अंदर क्यों फंस जाती है, उसको खींचने पर भी वो निकलती नहीं है, क्योंकि दीवार की सतह और कील की सतह के बीच घर्षण बल लगता है। तो अगर ये घर्षण बल ना होता तो ये कील आसानी से दीवार से बाहर निकल जाती। तो इसलिए घर्षण बल ज़रूरी भी है। हम ब्लैक बोर्ड पर जब चौक से लिखते हैं तो वो कैसे लिख पाते हैं? वो घर्षण की वजह से ही। ब्लैक बोर्ड जो है वो उसका पृष्ठ रुक्ष होता है, रूखा होता है, ऊबड़ खाबड़ सा होता है, रफ सरफेस होता है। उसके ऊपर जब चौक रगड़ते हैं तो चौक के कुछ कण उसमें चिपक जाते हैं घर्षण की वजह से। अगर वो रूखा ना हो, जैसे घिस जाता है बहुत बार यूज़ करने के बाद, तो उस पर चौक चिपकती नहीं है, उस वजह से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इसलिए घर्षण है तभी हम लिख पाते हैं। पेन से, पेंसिल से आप कॉपी पर जब लिखते हैं तो वो भी घर्षण की वजह से ही लिख पाते हैं। हम चलते हैं तो वो घर्षण की वजह से ही चल पाते हैं। अगर घर्षण ना होता तो बहुत ज़्यादा चिकना होता सतह, उसके ऊपर चलना मुश्किल होता। तो घर्षण इसलिए ज़रूरी भी है, लेकिन घर्षण के नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? आप देखो, बार बार यूज़ करके आपके जूते घिस जाते हैं, वो घर्षण की वजह से ही घिस घिस कर घिस जाते हैं। चीज़ गर्म हो जाती हैं, मशीनें गर्म हो जाती हैं। जब भी आप अपने हाथों को रगड़ के देखें, हाथों को रगड़ने से घर्षण पैदा होता है, यहाँ पर ये दिखाया है। तो उससे गर्मी अनुभव होती है, हमें गर्म महसूस होते हैं हाथ। तो इसका मतलब है जब भी घर्षण होगा तो उससे चीज़ें गर्म भी होंगी। तो मशीनें जो हैं उसके पार्ट्स आपस में रगड़ खाते रहते हैं, उससे वो गर्म हो जाते हैं। कोई भी मशीन हो वो गर्म हो जाती है, घिस जाती है। तो ये इसके नुकसान भी हैं, लेकिन इसी का फ़ायदा भी है। माचिस की डिबिया, उसमें जब हम माचिस की तीली को रगड़ते हैं उसके साइड में, तो वो जल जाती है। क्यों जलती है? क्योंकि उसमें घर्षण से गर्मी पैदा होती है और गर्मी की वजह से वो जलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये ज़रूरी भी है लेकिन इसके नुकसान भी हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें हैं।
अब यहाँ पर आता है घर्षण बढ़ाना और घटाना। तो इसलिए हमें घर्षण को बढ़ाने की और घटाने की ज़रूरत भी पड़ती है। कुछ जगह हमें घर्षण को बढ़ाना पड़ता है, कुछ जगह घर्षण को घटाना पड़ता है। तो कहाँ पर हमें घर्षण बढ़ाना पड़ सकता है, कहाँ पर घटाना पड़ सकता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ शूज़ की बात है, जूतों की बात है, तो उसमें हमें घर्षण ज़्यादा चाहिए ताकि अच्छी पकड़ बने। खासकर जो खेल कूद करते हैं खिलाड़ी हैं, उनके जूतों के नीचे जो है कांटेदार या उबड़ खाबड़ उनके जूते होते हैं, ज़्यादा ऊंचे नीचे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि जितना रफ सरफेस होगा उतना ही ज़मीन को अच्छे से उस पकड़ मिलेगी और वो अच्छे से दौड़ पाएंगे, भाग पाएंगे। तो उसके लिए घर्षण को बढ़ाया जाता है। इसी तरह से गाड़ियों के टायर्स जो होते हैं वो भी सड़क को अच्छे से पकड़ें ताकि सड़क पर उनकी मजबूती से वो पकड़ कर बनाए रखें, फिसले ना गाड़ी। तो उसके लिए जो है उसके टायर इस तरह के उबड़ खाबड़ बनाए जाते हैं, ऐसी उसमें ये संरचनाएं बनाई जाती हैं। तो इससे जो है पकड़ मजबूत बनती है टायर की और गाड़ी आसानी से चल पाती है सड़क के ऊपर। तो यहाँ पर हम इस तरह से घर्षण बढ़ाते हैं। कुछ जगह हमें घर्षण को कम भी करना पड़ता है। उसका एक कॉमन एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम की जो गिटियाँ हैं वो फिसल कर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाएं, उसके लिए आप उसमें पाउडर छिड़कते हैं। कैरम बोर्ड पाउडर होता है, वो छिड़कते हैं। उससे जो है घर्षण कम हो जाता है और गिटियाँ जो हैं ये फिसल कर आगे जाती हैं। तो इस तरह से हम घर्षण को कम भी कर सकते हैं। तो हम तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पाउडर, कैरम के लिए पाउडर हमने यूज़ किया। तो इस तरह की चीज़ों से हम घर्षण कम करते हैं। ये मशीन में हम तेल डालते हैं या ग्रीस डालते हैं, इससे घर्षण कम हो जाता है। ग्रेफाइट जो है ये पेंसिल जो होती है आपकी, उसके अंदर जो होता है लिखने वाला हिस्सा उसका काला वाला, वो ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट भी जो है ये भी घर्षण को कम करता है। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम घर्षण को कम करने के लिए। और घर्षण को कम करने के लिए जो ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हें हम कहते हैं स्नेहक कहते हैं इन्हें। ये स्नेहक क्या करते हैं? जो उबड़ खाबड़ सतह होती है जो हमें दिखती नहीं है, जैसे हमने पहले ही बात की, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखें, सूक्ष्मदर्शी से, तो इस तरह की सतह होती है। उस पर जब हम स्नेहक डाल देते हैं कोई भी, जैसे तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट, पाउडर, तो उससे ये उबड़ खाबड़ सतह जो है वो ढक जाती, कवर हो जाती है उस स्नेहक से। तो उसके ऊपर चीज़ आसानी से फिसल कर आगे जा सकती है, तो उससे घर्षण कम हो जाता है। तो इस तरह से ये घर्षण कम होता है। अब यहाँ पर पीछे एक और बात थी, उसको हम यहाँ पर कर लेते हैं स्टडी, कि घर्षण जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। घर्षण के प्रकार क्या हैं? तो घर्षण यहाँ पर 3 प्रकार के हम देख रहे हैं। उसमें पहला घर्षण जो बात कर रहे हैं वो है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण मतलब रुकी हुई चीज़ पर जो घर्षण लग रहा है, रुकी हुई चीज़ को चलाने से पहले तक का घर्षण, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जब रुकी होती है तो उसको खींचने के लिए, उसको चलाने के लिए शुरू में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर इस बॉक्स की बात करें तो बॉक्स अगर रुका हुआ है तो उसको आप अगर हल्का सा धक्का देंगे तो वो नहीं चलेगा। फिर उसके बाद ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये आपको धीरे धीरे बल बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद एक वक्त आएगा कि ये चलना शुरू हो जाएगा। तो आप महसूस करेंगे कि शुरू में जब रुका था उसको चलाने के लिए आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन जब चलना शुरू कर चुका है ये, तो उसके बाद आपको उतना ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसको चलाए रखने के लिए थोड़ा कम बल लगाना पड़ रहा है। तो कोई भी वस्तु जो रुकी हुई होती है उसको बस चलाने के लिए जितने बल की ज़रूरत होती है वही उसके घर्षण बल के बराबर है, उसे हम उसका स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो स्थैतिक घर्षण वो है जब वस्तु रुकी हुई है उसको बस चलाना शुरू करना है हमने, विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति तक जो घर्षण बल उसके अंदर लग रहा है उसको हमें ओवरकम करना है, उसके ऊपर जीत हासिल करनी है ताकि उसको हम चला सकें वस्तु को। तो उस घर्षण को हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और जब चल पड़ी, चलाए रखने के लिए जो बल लगा रहे हैं हम, वो थोड़ा कम है और उसे हम बोलते हैं सर्पी घर्षण। जब चीज़ चल रही है, रगड़ खाते हुए एक सतह के ऊपर दूसरी चीज़ चल रही है, तो उसको चलाए रखने के लिए जो आवश्यक घर्षण बल है, आवश्यक बल है, वो सर्पी घर्षण है। तो 2 घर्षण यहाँ पर ये हो गए। स्थैतिक है, चीज़ रुकी हुई है, उसको चलाना शुरू करने के लिए जितना बल लगाना पड़ता है वो स्थैतिक घर्षण है। और चीज़ चल रही है तो उसको चलाए रखने के लिए जो बल लगाना पड़ता है उसे हम सर्पी घर्षण कहते हैं। और तीसरे टाइप का घर्षण यहाँ पर हम आगे बात करेंगे,
यहाँ पर पहिए की जब बात आती है, हमने पहले भी जब सेल की बात की, उसकी आकार की, उसकी आकृति की बात की कि वो गोल होता है, तो उससे घर्षण कम हो जाता है। तो आप जानते ही हैं, अटैची, सूटकेस, बड़ा बड़ा भारी सामान जो है उसमें अगर पहिए लगा दिए जाए नीचे, तो उससे घर्षण कम हो जाता है, क्योंकि अब पूरा का पूरा जो वस्तु थी उसके पूरा सतह जो है वो नीचे रगड़ नहीं खा रही है, सिर्फ पहिए का एक नीचे का हिस्सा जो है वो टच हो रहा है नीचे ज़मीन से। तो जितना कम हिस्सा एक दूसरे के संपर्क में आएगा सतहों का, उतना ही कम घर्षण बल लगेगा। तो इसलिए पहिए जो हैं घर्षण को कम कर देते हैं। आप इसी का एग्जाम्पल इस तरह से भी कर सकते हैं कि बुक आप टेबल के ऊपर रखो, लेकिन नीचे जो है उसमें 3-4 पेंसिलें रख दो, इस तरह से जैसे यहाँ रखी हुई हैं। फिर उसके बाद आप उसको धकेलो तो आप देखेंगे कि अब ये ज़्यादा दूर तक बुक जाएगी। बिना पेंसिल के आप करें तो ये कम दूरी तक जाती है। तो वही ये भी पेंसिलें जो हैं वो उसी तरह से पहिए का काम कर रही हैं। तो इस वक्त जो घर्षण लग रहा है वो पहले का जो स्थैतिक घर्षण था, या फिर हमने जो सर्पी घर्षण बोला, उससे कम है। और इस घर्षण को हम लोटन घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण, रोल होते हुए जाना। तो गोल गोल घूमते हुए जब पहिया जाता है, उसके बीच जब घर्षण लगता है तो उसे हम लोटन घर्षण कहते हैं, या लोटनिक घर्षण भी कहते हैं। तो हमारे पास 3 तरह के घर्षण हो गए। स्थैतिक घर्षण जो है वो सबसे ज़्यादा है, चीज़ चल रही है, उसको रुकी हुई है और उसको चलना शुरू करना है हमने, तो उस वक्त जो बल लगता है वो ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद हमने बात की सर्पी घर्षण की। सर्पी घर्षण में बल थोड़ा कम लगाना पड़ता है, चीज़ चल रही है, चलाए रखना है, और उससे भी कम बल लगाना पड़ता है जब नीचे पहिए लगे हों। तो पहिए लगे हों तो उस वक्त जो घर्षण होता है उसे हम लोटनिक घर्षण कहते हैं, ये सबसे कम होता है। इसी का पहियों का ही एक एग्जाम्पल ये है, बॉल बियरिंग का इस्तेमाल होता है। जो आपके पंखे होते हैं, जितनी भी घूमने वाली मशीनें होती हैं, उसमें इस तरह का सिस्टम यूज़ होता है। इसमें बाहर एक ये धातु का एक ये बेलनाकार आकृति लगी होती है, एक अंदर बेलनाकार आकृति ये धातु की लगी होती है, और बीच में बॉल्स धातु की ये गोलियां डाली होती हैं। तो ये धातु की गोलियां क्या होती हैं, ये आराम से इसको घुमा पाती हैं, इसलिए पंखा जो है वो आसानी से घूमता है। पंखे को जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं उसके बाद भी वो काफ़ी देर तक घूमता रहता है, तो उसमें घर्षण वो कम है। तो बॉल बियरिंग का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। बॉल बियरिंग ये भी घर्षण को कम करते हैं, ये भी पहिए की वजह से है, इसमें भी वैसे ही गोल है। उसके बाद तरल घर्षण की बात है यहाँ पर। तरल घर्षण क्या है, जो द्रव और गैसें हैं उनमें भी घर्षण लगता है। जब आप किसी गाड़ी में बैठे हो, अपना सिर खिड़की से बाहर निकालें, या बाइक में हैं, तो आप महसूस करते हैं कि सामने से हवा का दबाव लग रहा है। तो हवा का जो दबाव है उसे हम घर्षण कह सकते हैं, और वो वायु का घर्षण जो है वो तरल घर्षण है। इसी तरह से अगर पानी पर कोई चीज़ चल रही है, पानी पर नाव चल रही है, तो उस नाव पर भी पानी की वजह से रगड़ लग रही है, धक्का लग रहा है, उस बल को भी हम तरल घर्षण कहेंगे। तो इसको कम करने के लिए हम देखें तो हवाई जहाज़ की शेप देखें तो सामने से वो इस तरह से नुकीली बनाई जाती है। तो सामने से उसको नुकीला क्यों बनाया जाता है, आप पक्षियों को भी देखें, वो सामने से इस तरह से नुकीले चोंच वाले होते हैं। तो वो सामने से इस तरह से क्यों है, ताकि उस पर जो हवा का घर्षण लग रहा है वो कम लगे, क्योंकि हवा जो भी सामने आएगी वो सामने वाली सतह से कम टकराएगी, क्योंकि आगे सतह कम है, और वो हवा को काटते हुए आगे चला जाएगा। हवा जो है कुछ ऊपर और कुछ नीचे इस तरह से चली जाएगी। तो जो भी सामने से हवा आ रही है उसका कुछ हिस्सा ऊपर और कुछ हिस्सा नीचे इस तरह से बढ़ जाएगा और घर्षण कम लगेगा। तो इससे जो है हमारा स्पीड जो है वो हवाई जहाज़ की बनी रहेगी, उसके अंदर जो ईंधन लग रहा है वो कम खर्च होगा। तो डिज़ाइन इस तरह से बनाया जाता है ताकि तरल घर्षण कम हो जाए। नाव, समुद्री जहाज़, वो भी आप देखें तो सामने से उसकी शेप इसी तरह की होती है कि वो पानी के बहाव को काटते हुए आगे जाए। तो इस तरह से जो होता है ये पानी के घर्षण को कम कर देती है शेप। तो यही पूरा इस चैप्टर में था। घर्षण बल हमने पढ़ा, इसको आपने अच्छे से समझना है, और उसके बाद यहाँ अभ्यास के ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपने करने की कोशिश करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब इसके सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।